तो देखिए, आज देखते हैं हम भाग 5 के जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, उसमें हमने पहले अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक पढ़ा था और आज पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति हैं उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनको हम इन टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या है टॉपिक, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिज्ञ शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं और आपातकालीन शक्तियाँ हैं। इनके माध्यम से हम राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे। देखिए, जो इसमें पहला टॉपिक है, जो इसकी कार्यकारी शक्ति हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, तो देखिए, जितने भी राष्ट्रपति के नाम पर कार्य होते हैं या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति के नाम पर वो कार्य होते हैं तो राष्ट्रपति को ये अधिकार भी प्राप्त होता है कि वो उन कार्यों संबंधित कोई नियम बना सकता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर कोई नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब इसी में एक बात और याद रखनी है, आपने अनुच्छेद 53 पढ़ा था। अनुच्छेद 53 में क्या था कि जो राष्ट्रपति है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधान होता है, और हम पढ़ रहे हैं कार्यकारी शक्तियाँ। और जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रतीकात्मक प्रधान तो है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये लिखा है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब इसमें राष्ट्रपति में और क्या देखते हैं कि जो इसकी नियुक्ति संबंधित शक्तियां हैं, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नियुक्ति के बारे में जो शक्तियां हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और ज़्यादातर जितने भी बड़े पद हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन ये बात याद रखनी है, जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करता है जो लोकमत प्राप्त करता है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो ये बात याद रखनी है उसकी नियुक्ति संबंधित शक्तियों के बारे में। और एक बात याद रखना है इस बारे में ही कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और उसका प्रशासन, जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित किया है उसका प्रशासन स्वयं कर सकते हैं। और इसके प्रशासन के लिए एक आयोग की भी नियुक्ति कर सकते हैं, और उस आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये भी आप बात याद रखनी है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। और देखिए अगला पॉइंट क्या है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी प्रशासन किसी प्रशासक को नियुक्त करके करते हैं। तो क्या बात याद रखनी है कार्यकारी शक्तियों में, एक पॉइंट और याद रखो जो इसकी कार्यकारी शक्तियां हैं उन्हीं में ही एक अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसका कार्य क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, या दो अलग अलग राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये काम होता है अंतर्राज्य परिषद का। तो देखिए, अब अगर हम इसकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करें तो ये नियुक्ति करता है बड़े पदों की
बड़े पदों की। इसे पावर है किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने की, वहाँ का प्रशासन करने की, उसके लिए एक आयोग बनाने की और आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करने की, और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन स्वयं चलाने की भी उसे अनुमति है, और अंतर्राज्य परिषद की भी स्थापना वो कर सकता है। तो ये है इसकी कार्यकारी शक्तियाँ जो अभी पढ़ी हैं। अब अगर हम बात करें, कार्यकारी शक्तियाँ कंप्लीट हुई, अगर हम बात करें विधायी शक्तियों के बारे में कि इसकी विधायी शक्तियाँ क्या हो सकती हैं, तो देखिए जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो संसद के एक अभिन्न अंग हैं, क्योंकि संसद किससे मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है, संसद के एक अभिन्न अंग। अब अगर संसद का अंग है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भी कानून बनाने में कुछ सहायता करता है, या इसका भी कुछ सहयोग होता है किसी कानून बनाने में या किसी विधेयक को पारित करने में। तो अब इसी के संसद के बेस पे ही इसकी पावर देखनी है राष्ट्रपति की कौन कौन सी हैं। देखिए जो संसद में स्टार्टिंग में देखो, ये आर्टिकल 85 है। आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है जो संसद का सत्र है उसको आहूत करना, संसद का जो सत्र है उसे आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना। देखिए ये सारी पावर्स दी गई हैं राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति को पावर है कि वो संसद को कभी भी बुला सकता है, उसका सम्मेलन बुला सकता है, और बीच में कुछ समय के लिए कार्यवाही रोक भी सकता है, और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। ध्यान रखना है, और लोकसभा को विघटित कर सकता है, ना कि संसद को, क्योंकि संसद में क्या होती है, राज्यसभा भी होती है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना है, वो लोकसभा को विघटित कर सकता है और संसद को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई आपसी असहमति की स्थिति होती है तब राष्ट्रपति क्या करता है, एक संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है संयुक्त अधिवेशन के बारे में, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे है क्या। देखिए संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे 2 सदन हैं, मैं ये बता रहा हूँ संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो जैसे मान के चलिए हमारे 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। एक बिल है या एक विधेयक है वो पहले राज्यसभा में पारित हुआ और फिर वो लोकसभा भेजा गया, और लोकसभा में जाने के बाद उसकी 3 कंडीशन हो, या तो लोकसभा उसे असहमत हो उससे, या उसे वापस ना लौटाए, या उसे अपनी मतलब असहमति प्रकट करके या करेक्शन करने के लिए बोले राज्यसभा से, और राज्यसभा उस करेक्शन को ना करे, तब इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो राष्ट्रपति हैं वो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का जो दायित्व सौंपते हैं वो सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, और लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तब राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि लोकसभा में किसी भी वरिष्ठतम सदस्यता को वो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष घोषित कर सकता है। अब देखिए ये पढ़िए आपने अभी तक विधायी शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। अब संसद में ही 2 सदन हैं, जैसे राज्यसभा हुई और दूसरा लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो याद रखना है जो राज्यसभा है उसमें वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। अभी हम सब राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना है कि मैं राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा हूँ। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और किसी उत्कृष्ट क्षेत्र में हों, तो वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है ऐसे 12 सदस्यों को। लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब देखिए अगर हम बात करें किसी विधेयक के बारे में, किसके बारे में बात करें, किसी विधेयक के बारे में, तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना पास नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी विधेयक को
पास करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, चाहे वो राष्ट्रपति की सहमति प्रारंभ में हो चाहे लास्ट में, क्योंकि कुछ विधेयक तो ऐसे होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है, जैसे कि धन विधेयक या संचित निधि से धन निकालना है तब भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की संस्तुति बाद में होनी होती है। तो ये भी विधेयक संबंधी कुछ शक्ति होती हैं। अब बात आई ये कि विधेयक संबंधी शक्तियों में, जैसे एक विधेयक संसद में पास हो गया, संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई विधेयक पास हुआ और पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तब राष्ट्रपति की उस विधेयक पर क्या शक्तियां होंगी, उन्हें पढ़ते हैं हम आगे। देखिए, अगर मैंने अभी क्या बोला है कि अगर कोई विधेयक है और वो विधेयक हमने राज्यसभा और लोकसभा में पास किया, हम बात कर रहे हैं विधायी शक्तियों के बारे में, और अब टॉपिक चल रहा है कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन हैं। राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन हैं, या तो वो स्वीकृति दे सकता है, या स्वीकृति संरक्षित रख सकता है किसी लंबे टाइम तक के लिए, या वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद में। अब राष्ट्रपति की विधेयक को अपने पास रखने की जो शक्तियां हैं वही कहलाती हैं वीटो शक्तियां। तो देखिए, अगर हम यहीं पे बात करें कि वीटो पावर है क्या, वीटो पावर है क्या, तो वीटो पावर के भी चार प्रकार हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से? एक तो अत्यंतिक, एक बार इसे देख लेना, थोड़ा वर्ड लिखने में मिस्टेक हो सकता है। दूसरा विशेषित, और तीसरा निलंबित वीटो, और चौथा पॉकेट वीटो या जेबीए शक्ति, पॉकेट वीटो या जेबीए शक्ति। देखिए, अत्यंतिक वीटो, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी मैंने क्या पढ़ाया, कोई विधेयक अगर राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ और वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है, या तो वो स्वीकृति दे सकता है, या स्वीकृति संरक्षित रख सकता है, या उसे पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। अब इन विधेयक की इस तरीके की जो उसकी शक्ति है उन्हें ही नाम दिया गया है वीटो। और वीटो शक्ति जो है वो भी चार प्रकार में बांटी हुई है, अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। अब अगर हम बात करें विशेषित वीटो के बारे में, तो विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं मिलती है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को दी जाती है। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को केवल ये तीन वीटो मिली हुई हैं भारतीय संविधान से, अत्यंतिक वीटो, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो या जेबीए शक्ति। अब पढ़ते हैं अत्यंतिक वीटो है क्या। देखिए, हम अब बात कर रहे हैं अत्यंतिक वीटो के बारे में। तो अत्यंतिक वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास संरक्षित रख लेता है, वो उस पर स्वीकृति नहीं देता है, यानी कि वो अपनी स्वीकृति उस पर संरक्षित रखता है। अब ये अत्यंतिक वीटो जो है, जब अपने पास वो उस स्वीकृति को संरक्षित रख लेगा तो कुछ दिनों बाद वो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब ये अत्यंतिक वीटो की जो पावर है वो कब यूज करता है वो, उसके लिए देखो दो कंडीशन है। इसके लिए कितनी कंडीशन है? दो, जब अत्यंतिक वीटो यूज करता है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर उसे संसद का कोई ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख रखता है जो मंत्री पद पर नहीं है, तब भी राष्ट्रपति इस अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को अपने पास रख लेता है या उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है। पहली कंडीशन तो हुई ये, जो राष्ट्रपति है उसके लिए ये बोला गया कि या तो वो स्वीकृति दे या स्वीकृति नहीं दे, इसमें ये कंडीशन होती है। अब अत्यंतिक वीटो में दूसरी कंडीशन कौन सी है जब यूज करेगा, कि अगर
कोई मंत्रिमंडल है और उसने वो वीटो यानी कि अगर किसी मंत्रिमंडल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया है और राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्ताव पेश करने के बाद मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो और नई मंत्रिमंडल गठित हुई हो और नई मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से उस विधेयक को पारित करने के लिए मना किया हो, तब भी ये अत्यंतिक वीटो का यूज करके उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है और उसको अधिनियम नहीं बनने देता। तो ये अत्यंतिक वीटो होती है। ये पहली कंडीशन के लिए यूज होती है जब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो स्वीकृति दे या ना दे, तो उस पर स्वीकृति ना देना ही अत्यंतिक वीटो के कारण होता है। क्लियर? अब देखिए, विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। निलंबित वीटो, निलंबित वीटो का मतलब है निलंबन करना। निलंबन का मतलब देर करना। तो देर कब होगी? जब कोई पूर्ण विचार के लिए लौटा देगा, यानी कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है और वो उस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटाता है, तब वो निलंबित वीटो के माध्यम से ही उसे पूर्ण विचार के लिए लौटाता है। ये बात याद रखनी है। और ये भी बात याद रखो, अगर उसने पूर्ण विचार के लिए उस विधेयक को वापस संसद में लौटा दिया है, तब संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में केवल उसे साधारण बहुमत से पास होना होता है और साधारण बहुमत से पास होने के बाद वो दोबारा से फिर राष्ट्रपति के पास आता है। तो निलंबित वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करता है? पूर्ण विचार के लिए भेजता है। अब बात करते हैं लास्ट जो इसकी ये पावर है, पॉकेट वीटो या जेबीए शक्ति। जेबीए का मतलब क्या है? पॉकेट का मतलब क्या है कि उसे अपनी जेब में डाल लिया, अपने पास रख लिया। तो ये कब लागू की जाती है? जब उसे उस पर स्वीकृति नहीं देनी होती। राष्ट्रपति को जब विधेयक पर स्वीकृति नहीं देनी होती, तब वो पॉकेट वीटो का यूज करता है। यानी कि हमारे भारत के संविधान में राष्ट्रपति को इतनी पावर मिली हुई है कि वो किसी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल तक रख सकता है। इसे ही बोलते हैं पॉकेट वीटो। जबकि अमेरिका में ऐसा सिस्टम है कि उसे 10 दिन के बाद वापस वो सदन में भेजना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ तुलना करें तो भारत के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर मिली हुई है। देखिए, पॉकेट वीटो का सबसे अच्छा उदाहरण है ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे सन 1986 में, तो उन्होंने एक डाक अधिनियम था, उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी थी और उस पर पॉकेट वीटो का यूज़ किया था, उसे अपने पास ही रखा था। फिर 1989 में आर वेंकटरमन राष्ट्रपति बने और मौर्य सरकार आई थी, तो उन्होंने मौर्य सरकार के सामने वो पूर्ण विचार के लिए रखा था और फिर मौर्य सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया था। वो था क्या? डाक अधिनियम कि राजीव गांधी की सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाना चाहा था, तो इसलिए जो राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने उस पर स्वीकृति नहीं दी थी और उसे अपने पास ही रखा था। तो ये होती है पॉकेट वीटो या जेबीए शक्ति। तो ये सारी जेबीए शक्ति भी पढ़ी है राष्ट्रपति के बारे में कि कब कब और किस कंडीशन में कौन सी वीटो यूज करता है। अब देखिए, एक बात और विधायी शक्तियों में ही लास्ट पॉइंट है इसका, इसे और साथ में ही पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 123। देखिए, अनुच्छेद 123 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 123 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखिए, जो अध्यादेश है राष्ट्रपति कब जारी करेगा? जब संसद का सदन ना चल रहा हो और उस परिस्थिति में कानून बनाना आवश्यक हो, तब हमारे देश के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? एक विशेष परिस्थिति में बनाया गया कानून। इसके लिए भी वही मान्यताएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को होती हैं। इसके बारे में अलग टॉपिक आएगा, उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मोस्टली तौर पर इतनी बात याद रखो कि जो अध्यादेश है वो 123 में है, ठीक। और अध्यादेश क्या है? विशेष परिस्थिति में बनाया गया कानून, और ये एक अल्पकालीन होता है, मतलब कुछ ही समय के लिए लागू होता है। जैसे हमारे देश की जो संसद है वो अगर विघटित हो जाती है या संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये भी इसकी विधायी शक्तियों में आता है। देखिए, अब ये दो मोस्ट शक्तियाँ पढ़ी, कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, जो अब इसके बाद थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वित्तीय शक्तियाँ। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम?
वित्तीय शक्तियों के बारे में। देखिए वित्तीय शक्तियाँ क्या है इसकी, अगर हम बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राष्ट्रपति। और इसका कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व है उसका बंटवारा करता है वित्त आयोग, और हर 5 साल में इसकी नियुक्ति होती है। इसका प्रधानमंत्री होता है। अब जो वित्त आयोग है इसका काम बता दिया। अब इसी में याद रखना है कि इसकी वित्तीय शक्ति में अनुच्छेद 112 के तहत जो बजट है, देखिए बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसके लिए एक वर्ड है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको संसद के समक्ष पेश करता है कौन, राष्ट्रपति। और एक बात और याद रखनी है, कोई भी अनुदान राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पास नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी अनुदान की मांग के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। और जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में दी गई है, उस पर भी किसका नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का। आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और कोई भी धन विधेयक है, ये बात याद रखनी है, कोई भी धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा या संसद में रखा जाएगा। तो वित्तीय शक्तियों में क्या पढ़ा, इसकी जो वित्तीय शक्तियाँ थी उनमें क्या पढ़ा था कि वित्त आयोग का गठन करता है, बजट पेश करता है, संसद के समक्ष रखता है, अनुदान से संबंधित कोई भी मांग है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी, आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है, और जो धन विधेयक है वो संसद में इसकी जो राष्ट्रपति है अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। ये हैं वित्तीय शक्तियाँ। अगर हम बात करें न्यायिक शक्तियों के बारे में, देखिए न्यायिक शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी न्यायिक शक्तियाँ, तो ये देखिए अगर इसकी न्यायिक शक्तियाँ पढ़ें हम, देखिए न्यायिक शक्तियों में याद रखना है जो भी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद याद रखना है 143 अनुच्छेद 143 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उससे सलाह ले सकते हैं। और मुख्य न्यायाधीश इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे ही, और ना ही हमारे देश के राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सलाह दी है वो उसे जरूर माने। तो दोनों में से कोई भी बाध्य नहीं है। यह अनुच्छेद 143 में है न्यायिक शक्तियों में। अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये देखते हैं अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियाँ हैं। देखिए ये क्षमादान जो शक्तियाँ हैं उन्हें 5 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सी, क्षमा और 1 2 3 4 और 5, लघुकरण, परिहार, विराम। देखिए क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और निलंबन, ये 5 शक्तियां हैं राष्ट्रपति की जिनके तहत वो किसी याचिका दायर करने वाले को क्षमा कर सकता है। देखिए ये क्षमादान की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो तब है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना न्यायालय फाइनल सुना देता है और उसके बाद कोई याचिका दायर करता है, तो उसके बाद वो इन रिटों के माध्यम से उसे कुछ छूट दे देता है और ये इसकी फाइनल होती हैं। इन पर जो ये छूट देता है राष्ट्रपति, इन पर सुप्रीम कोर्ट भी केवल न्यायिक समीक्षा तो कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी राष्ट्रपति को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आपने इनको क्यों माफ़ कर दिया। तो अब हम पढ़ते हैं क्षमादान की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। क्षमा, देखिए इसमें जो राष्ट्रपति हैं वो उसको बिल्कुल मुक्त कर देते हैं दोष से भी और दंड से भी, मतलब बंदी और दंड, बंदी और दंड
बिल्कुल मुक्त कर देते हैं, किसमें, क्षमा के अंतर्गत। लघुकरण का मतलब क्या है, देखिए इसमें जो सजा है, ध्यान रखना है, उसका जो स्वरूप है वो बदलकर थोड़ा कम कर दिया जाता है। और बदलकर कम कैसे किया जाता है इसका स्वरूप, जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया, जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया तो इसका मृत्युदंड बदलकर जीवन कारावास कर सकते हैं। तो इसमें क्या है लघुकरण में कि उसका जो स्वरूप है वो बदल गया, मृत्युदंड का स्वरूप बदल गया जीवन कारावास में, या कठोर कारावास का एक साधारण कारावास में। ये होते हैं लघुकरण। परिहार में क्या होता है, इसमें जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता, स्वरूप नहीं बदलता। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो समय की अवधि है वो कम कर दी जाती है। जैसे किसी का 2 वर्ष का, या ये मानो किसी का 6 वर्ष का कठोर कारावास है, 6 वर्ष का क्या है कठोर कारावास, तो उसे 6 वर्ष के साधारण कारावास में कर सकते हैं। तो सॉरी, अगर साधारण में कर दिया ना तो वो हो जाएगा लघुकरण, लेकिन परिहार में क्या है 6 वर्ष का है तो 4 वर्ष का कठोर कारावास कर सकते हैं। ये होता है परिहार में। अब देखिए उसकी विराम की क्या कंडीशन है, जो विराम है उसके द्वारा क्या है कि इसमें कुछ विशेष परिस्थिति होती हैं जिनमें सज़ा को कम कर दिया जाता है। विशेष परिस्थिति जैसे अगर हम महिलाओं की बात करें तो अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए सज़ा कम कर दी जाती है या वो मुक्त कर दी जाती है सज़ा से। और अगर कोई व्यक्ति है और उसकी कुछ विकलांगता है या कुछ शरीर में ऐसी बीमारी हो गई है तो उसकी वजह से भी उसकी सज़ा में कुछ छूट दी जा सकती है विराम के तहत। निलंबन, देखिए ये मोस्टली होती है मृत्युदंड के लिए, यानी कि इसमें जो सज़ा का प्रावधान है उसे अस्थायी रूप से या अस्थायी समय के लिए टाल दिया जाता है, कुछ एक अनिश्चित टाइम के लिए टाल दिया जाता है निलंबन में। तो इसमें ज़्यादातर ये मृत्युदंड के लिए काम आती है निलंबन। अब देखिए आपने अभी तक कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी, विधायी शक्तियाँ पढ़ी, वित्तीय शक्तियाँ पढ़ी, न्यायिक शक्तियाँ पढ़ी। अब अगर इसके बाद बात करें हम इसकी कूटनीतिज्ञ शक्तियाँ क्या हैं, तो कूटनीतिज्ञ शक्तियों में याद रखना है जो इसकी कूटनीतिज्ञ शक्तियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कार्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, पीछे भी पढ़ा था। और कूटनीतिज्ञ का मतलब है जो राजनयिक हैं, उच्चायुक्त हैं, उनकी नियुक्ति करने का कार्य किसका होता है, राष्ट्रपति का। उनका स्वागत करने का कार्य किसका होता है, राष्ट्रपति का। उनकी देखरेख करने का कार्य किसका होता है, राष्ट्रपति का। तो ये उसकी कुछ कूटनीतिज्ञ शक्तियाँ हैं उनकी नियुक्ति संबंधित। सैन्य शक्तियों की बात करें, देखिए सैन्य शक्तियों में अगर हम बात करें जल, थल और वायु, तो इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। और जल, थल और वायु सेना के जो प्रमुख होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी करता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और दूसरी बात, अगर वो उनका सेनापति है, उनके प्रमुखों की नियुक्ति करता है, तो सीधी सी बात है कि जो युद्ध है उसकी शुरुआत की भी और समाप्ति की भी जो घोषणा करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो ये हैं इसकी कुछ सैन्य शक्तियाँ। अगर बात करें इसकी आपातकालीन शक्तियों के बारे में, तो देखिए आपातकालीन शक्तियाँ आपने पढ़े हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इनमें दी गई हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इसका एक अलग टॉपिक है। 352 में क्या दिया हुआ है, 352 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आपात। ये कब लगता है, जब युद्ध और बाह्य आक्रमण होता है। अनुच्छेद 356 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन। और 365 में भी, 356 में है राष्ट्रपति शासन, ये कब लगता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और अनुच्छेद 360 में क्या दिया हुआ है, वित्तीय आपात। ये कब लगता है, जब किसी क्षेत्र में या भारत देश में पूरे में वित्त की कमी हो जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। जैसे जो राष्ट्रपति शासन है, अगर हम 352 की बात करें तो वो अभी तक कितनी बार लग चुका है, 3 बार। 356 में राष्ट्रपति शासन, ये तो कई बार लग चुका है, हर राज्य में ज़्यादातर लगता ही रहता है, 100 से अधिक बार लग चुका है। 360 0 बार, अभी तक एक भी बार ये नहीं लगा है।
तो ये थे आज की शक्तियों के बारे में। कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ थी। इन्हीं के माध्यम से हमने राष्ट्रपति के जितने भी पॉइंट थे वो सब क्लियर कर लिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।